मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है वर्तमान भारतीय राजनीति का स्वरूप। वर्तमान में जो भारतीय राजनीति का स्वरूप है, उसमें जो राजनीति भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो स्वरूप रहा है, उसमें से परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जब परिवर्तन होते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव राजनीति के ऊपर भी पड़ता है। और भारत में भी इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि जो वर्तमान में व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों की राजनीतिक का जो स्वरूप है, उसके विश्लेषण से पूर्व उसे जो स्वतंत्रता के पश्चात राजनीति का स्वरूप रहा है, उसमें क्या परिवर्तन आया है, किस प्रकार से राजनीति ने एक नई दिशा और दशा प्राप्त की है, उन संदर्भों में समझ लेना बेहतर होगा। क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था उभर कर सामने आई थी, वो एक ऐसी व्यवस्था थी जो एक दलीय व्यवस्था रही है। जिसे रजनी कोठारी ने कहा कि भारत में एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था का प्रभुत्व रहा है। अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात जो कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही केंद्र एवं राज्यों में जो है सत्ता प्राप्त की थी और सरकारों का गठन किया गया था। ये लगभग अगर हम बात करें तो 1967 तक का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन तक, उस चुनाव तक भारत में जो केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यद्यपि जो छोटे दल थे या स्थानीय स्तर के जो दल थे, क्षेत्रीय दल थे, वो धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहे थे। परंतु जब 1967 का चुनाव हुआ तो उसके पश्चात की जो स्थिति है, उसमें लगभग आधे से अधिक राज्यों में जो गैर कांग्रेसी दल थे, उनके द्वारा गठबंधन सरकारों का गठन किया गया था। अर्थात ये जो दल थे, ये एक साथ आ गए थे और उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था सत्ता प्राप्त करना, और इसी के साथ जो दूसरा उद्देश्य था, वह था कांग्रेस दल को सत्ता से बाहर करना। तो जिन आकांक्षाओं के, जिन लोगों की अपेक्षाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ, इच्छाओं के साथ इन क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था, उनका विकास हुआ था, अब वह उन उद्देश्यों को, लक्ष्यों को, अपेक्षाओं को सरकार गठन करने के पश्चात उन्हें पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। इसी के पश्चात जहां पर राज्यों की राजनीति में परिवर्तन आया, क्योंकि जब गैर कांग्रेसी दलों की सरकारों का गठन हुआ तो उनके जो घोषणा पत्र थे, उनके जो लक्ष्य थे वो भिन्न थे, जिन उद्देश्यों को लेकर वो आए थे वो भिन्न थे। तो उसके परिणाम स्वरूप जब राज्यों की राजनीति में परिवर्तन आया तो उसका परिवर्तन राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर भी स्पष्ट रूप से देखा जाने लगा था। इसी का परिणाम था कि 1977 में जो प्रथम बार केंद्र में भी गैर कांग्रेसी दलों की सरकार का गठन हुआ था। यद्यपि वो किसी एक दल की नहीं, बल्कि बहुत सारे दल मिलकर एक साथ आए थे और उन्होंने केंद्रीय स्तर पर सरकार का गठन किया था। परंतु सरकार चलाने का अनुभव कम होने के कारण, राजनीतिक दलों की आकांक्षाएं अधिक होने के कारण जो सरकार थी वह अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, और उसी का परिणाम हुआ कि वह सरकार समय से पूर्व जो है वह गिर गई। और उसके इस पश्चात जब दोबारा से चुनाव होते हैं तो पुनः कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और केंद्रीय स्तर पर सरकार का गठन करती है। इस प्रकार से जो राजनीति में परिवर्तन है उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जहां दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा है चुनावों के दौरान, जिसे महसूस किया जा सकता है, तो वहीं पर दलों के मध्य जहां पर या उस स्थिति में जहां पर कि किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, तो उन दलों ने एक साथ मिलकर अंडरस्टैंडिंग के साथ में गठबंधन सरकारों का गठन भी किया है और उन्होंने सफलतापूर्वक चलाया भी है।
अगर 1990 के दशक की हम बात करें, क्योंकि ये दशक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जहां पर भारत में आर्थिक सुधार लागू किए गए थे और उन आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आए थे वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एलपीजी का अवधारणा है वो स्वरूप लेती है, तो उसका प्रभाव भी भारतीय राजनीति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो ये आर्थिक सुधार थे जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा लाए गए थे, उन आर्थिक सुधारों को राजनीतिक दलों के द्वारा विचारधाराओं में मतभेद होने के परिणाम स्वरूप भी जहां पर सहयोग प्रदान किया गया था, उन्हें लागू किया गया था, तो उसका सकारात्मक परिणाम भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एलपीजी की अवधारणा है उसका जो परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आए थे, उसने भी जहां पर भारतीय आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया, भारत के आर्थिक विकास को में वृद्धि की, वहीं पर उसका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा था। और इसके पश्चात 21वीं सदी की यदि हम बात करें या पिछले 2 दशकों की बात करें, तो भारत में जो व्यवस्था रही है वह व्यवस्था जहां पर 2014 तक पूर्व में 2 बार कांग्रेस दल के द्वारा जो सरकार का गठन किया गया है, सरकारें चलाई गई हैं, तो वर्तमान में भी एक दल के द्वारा दूसरी बार सरकार का गठन करके सरकार का बनाई गई है। तो इस प्रकार से जो यह व्यवस्था है इसे हम देख सकते हैं। जो अब वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है, यह वह व्यवस्था है जिसमें कि एक दलीय दल का अगर हम कहें कि हमें पूर्णोदय दिखाई देता है उस व्यवस्था का, जिसको कि स्वतंत्रता के पश्चात उसे उभर कर सामने आई थी। तो ये जो एक दलीय व्यवस्था है, ये एक दलीय व्यवस्था है जिसने केंद्र में तो सरकार का दोबारा गठन किया ही है, परंतु राज्यों में भी यह दल मजबूत स्थिति में है। यद्यपि जो केंद्र है, केंद्र में वो एक गठबंधन के तहत सरकार बनी है, परंतु जो दल की स्थिति है उस दल की स्थिति स्वयं में भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस प्रकार की स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस की थी और वर्तमान राजनीति में वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी दिखलाई देती है। परंतु वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार का गठन किया गया है, वहां पर जो अन्य दल हैं उन दलों का भी साथ है। तो इस प्रकार से यह एक भिन्न प्रकार का गठबंधन है कि जहां पर बहुमत प्राप्त करने के उपरांत भी जो दल हैं वो एक साथ सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ जो एक दूसरी विशेषता है वर्तमान राजनीति की, कि यहाँ पर भी मजबूत विपक्ष का अभाव है। जिस प्रकार का अभाव स्वतंत्रता के पश्चात के वर्षों में हमें दिखलाई देता है, जो व्यवस्था रही है वहां पर जो मजबूत विपक्ष नहीं था, इसी प्रकार वर्तमान में है कि जहां पर जो विपक्ष है उसकी स्थिति कमजोर है और स्थिति कमजोर होने का जो परिणाम है या जो प्रभाव है उसे राजनीति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिस प्रकार के हेल्दी डिबेट की बात हम लोकतांत्रिक संस्थाओं में करते हैं, हम संसद में करते हैं, वह तभी संभव हो सकती है जबकि मजबूत विपक्ष हो। भारतीय राजनीति में जो कानून बनाने के लिए प्रस्ताव संसद में लाए जाते हैं, उस संसद में जब तक उन प्रस्तावों पर बहस नहीं होगी, उन पर सभी दलों के द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा जाएगा, तो एक प्रकार से वह व्यवस्था जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका अभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। तो वर्तमान में जो भारत की राजनीति की एक दिशा है या हम कहें जो इसका एस्पेक्ट है वो यही है कि मजबूत विपक्ष का अभाव है। सरकार बहुमत में है और सरकार के पास में ये शक्ति है कि जिस प्रकार के कानूनों को वो लाना चाहती है, तो उन पर मजबूत विपक्ष के अभाव के कारण वो वाद विवाद नहीं हो पाता, उन चीजों का समावेश नहीं हो पाता जिनका कि एक मजबूत विपक्ष के साथ होना चाहिए। इसी के साथ भारत में लंबे समय के पश्चात एक ऐसी सरकार बनी है जो कि
बहुमत में है, क्योंकि उसके पश्चात की जो केंद्र स्तर की सरकार रही है वो गठबंधन की सरकारें रही हैं, और गठबंधन की सरकारों की जो स्थिति होती है वह उस एक दलीय के द्वारा जो सरकार का गठन किया जाता है उससे भिन्न होती है। तो एक लंबे समय के पश्चात एक ऐसे दल की सरकार है जो बहुमत में है, जो मजबूत स्थिति में है। यह मजबूत स्थिति केंद्र में तो है ही, उसके साथ साथ जो राज्य हैं, राज्य में भी बहुत सारे राज्यों में उसी दल की सरकार का गठन किया गया है। तो इस प्रकार से एक लंबे समय के उपरांत इस प्रकार की व्यवस्था दिख रही है या उसका विकास हुआ है जो एक मजबूत है। इसी के साथ जो एक और हमको अपनी वर्तमान राजनीति व्यवस्था में देखने को मिलती है वह है कि जिस संघवादी व्यवस्था का स्वरूप भारत में संविधान के माध्यम से स्वीकार किया गया है और जो उसके विभिन्न मॉडल स्वतंत्रता के पश्चात से उभर कर सामने आए हैं, चाहे वो यूनिटरी फेडरलिज्म का मॉडल हो, कोऑपरेटिव का हो, बार्गेनिंग मॉडल हो, लेकिन वर्तमान में जिस सहयोगी संघवाद की अवधारणा पर बल दिया जा रहा है वो भी भारत की एक राजनीति की वर्तमान राजनीति की विशेषता है कि जहां पर जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उसके द्वारा निरंतर इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि किस प्रकार के से जो सहयोगी संघवाद का मॉडल है उसको अपनाकर भारतीय राजनीति को एक नई दशा प्रदान की जाए और जो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध है उन्हें बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जो राज्यों में सरकारें हैं वो दोनों ही प्रकार की हैं। एक वो राज्य हैं जो केंद्र सरकार के में जिस दल की सरकार है, और दूसरे हैं जो उससे गैर दल है या उस दल के द्वारा जो सरकार केंद्र में नहीं के साथ नहीं है उनके द्वारा जो सरकार का गठन किया गया है। तो ऐसे परिस्थितियों में जो सहयोगी संघवाद की भावना है वो निश्चित रूप से एक भारतीय राजनीति की एक प्रमुख विशेषता दिखलाई देती है। इसी के साथ साथ जो जनता और सरकार के मध्य में अब संवाद है वो और बेहतर हो रहा है। इसका माध्यम या जहां पर हेल्दी कंपटीशन है दलों के मध्य, जहां पर अच्छी प्रतिस्पर्धा है दलों के मध्य, वहीं पर जो ई डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं, चाहे वो सरकारों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप और जनता और राजनीतिक दल अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, सरकारें करीब आ रही हैं, मध्य संवाद बन रहे हैं। और जब ये संवाद की प्रक्रिया होती है, जब ये दोनों के मध्य वो अंतर समाप्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था स्वरूप लेती है, जो आकार लेती है, जो उभर कर सामने आती है, वो और अधिक लोकतंत्रात्मक होती है। और उस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को, जिसको कि हमारे संविधान के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, उसी का परिणाम है कि भारत में जो अब व्यवस्था उभर रही है उसमें जो संवाद की स्थिति है वो निरंतर बेहतर हो रही है। और निश्चित रूप से जब संवाद होगा तो विवादों का निपटारा होगा, जो समस्याओं के समाधान निकल कर आ रहे हैं उसमें सभी की सहमति होगी, जनता की सहभागिता होगी। जनता की सहभागिता चुनावों तक ही सीमित ना होकर वह राजनीतिक क्रियाकलापों में होगी, प्रशासन की गतिविधियों में होगी। और जब ये क्रियाकलापों में उनकी या राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता होगी तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था होगी वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आएगी। इसी प्रकार से जो वर्तमान में सरकारों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी के साथ साथ अब सुशासन पर बल दिया जा रहा है। सुशासन महत्वपूर्ण हो रहा है, अर्थात सुशासन के जो विभिन्न विशेषताएं हैं उनको व्यवहार में लाने का, उनको लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने पर बल दिया जा रहा है। चाहे वो ट्रांसपेरेंसी की बात करें, चाहे हम कंसेंसस ओरिएंटेशन की बात करें, इसी के साथ साथ लोगों को और सशक्त बनाने की बात है, लोगों की निर्णय निर्माण में सहभागिता है, सरकार और जनता के मध्य जो गैप है उसको कम करना है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था उभर कर सामने आ रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था परिवर्तित हो रही है, तो उसका परिवर्तन भी अब देखा जा सकता है कि अर्थात जो व्यवस्था है वो सैद्धांतिक रूप से ही सदशासन की तरफ नहीं है, बल्कि वह व्यवहार में भी और अधिक
सदशासन के लक्ष्यों को प्रयासरत या प्राप्त करने के लिए प्रयासरत दिखलाई देती है। इसी के साथ साथ जो गुड गवर्नेंस में जो महत्वपूर्ण होता है कि सिटीजन फर्स्ट पर बल दिया जा रहा है, और विशेषकर जो सरकार है वर्तमान में जो बल देती है कि सिटीजन फर्स्ट है, उसको केंद्र में रखकर ही सरकार के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से नीतियों का क्रियान्वयन किया जाए उसमें भी सिटीजन फर्स्ट होना चाहिए, और जो जनता की सहभागिता है वो सहभागिता नीति निर्माण में होनी चाहिए, स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए। भारत में जो स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो प्रावधान लाए गए हैं, उन प्रावधानों को और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए किस प्रकार से जो नागरिक हैं उनको प्राथमिकता देते हुए प्रक्रियाओं के स्थान पर जो व्यक्ति है उसको केंद्र में रखा जाए। क्योंकि जो व्यवस्था होती है उसमें जहां पर नियमों पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, प्रक्रियाओं पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, तो उसके स्थान पर अब इस बात पर बल दिया जा रहा है कि व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही नीतियों का निर्माण किया जाए, उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए और क्रियान्वयन भी उसी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो वर्तमान में प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाए उन योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों तक, उन लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए जो कि उसके हकदार हैं या जिनके लिए योजना का निर्माण किया गया है। क्योंकि जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था रही है उसमें है कि योजनाएं बनती हैं जो लोगों के लिए और लाभार्थियों के लिए जिस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की जाती है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, समय अधिक ले लेता है। बिचौलिए की व्यवस्था जो उभर जाते हैं उनके परिणाम स्वरूप जो असली जिसको लाभ होना चाहिए लाभार्थी को वो उससे वंचित हो जाता है। तो इसी के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से है या सभी के लिए जो सब्सिडी है वो अब कैश ना देकर उनके अकाउंट में भेजकर है, इसका जो उद्देश्य है वह यही है कि लाभार्थी को उसका वास्तविक लाभ मिले, अर्थात जो बीच की व्यवस्था है उसको समाप्त करने पर बल दिया जा रहा है। और इसका जो अनुभव है या जो इसको हम कहें जो इसका व्यवहारगत पक्ष है उसको अब जो वैश्विक महामारी के दौरान सरकार के द्वारा नागरिकों को सहायता प्रदान की गई है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, उनको लाभ पहुंचाया गया है। तो अब उस व्यवस्था को जो अब तक तैयार की गई थी उसका वास्तव में सदुपयोग अगर हम कहें तो हुआ है। उसके माध्यम से जो योजनाएं थी उन योजनाओं का लाभ, उस सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ जो कैश के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है या और जो माध्यम है जिसमें कि चाहे वो आधार कार्ड को एक पहचान बनाकर है या अकाउंट के माध्यम से है, तो उसके माध्यम से जो लाभ है वो उस व्यक्ति तक पहुंचा है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है या जिसके लिए उसका प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह जो लोग हैं या राजनीतिक व्यवस्था है उसमें विश्वास पैदा करती है, उसको मजबूती प्रदान करती है, सबलता प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो वास्तव में और लोकतांत्रिक उभर कर सामने आती है। तो भारत में जो अब व्यवस्था उभर रही है जहां पर सदशासन की व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है, जहां विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, वहीं पर भारत के जो प्रयास है सरकारों के द्वारा जो पिछले कुछ वर्षों से प्रयास किए गए हैं उसका लाभ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो भारत में का नेतृत्व है वो अब न केवल राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान कर रहा है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा रहा है। स्थिर सरकार होने के कारण, मजबूत नेतृत्व होने के कारण भारत में जहां राष्ट्रीय स्तर पर तो एक पहचान बन ही रही है, वहीं पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भी एक पहचान बन रही है।
अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत की भूमिका को स्वीकार किया जा रहा है। भारत की जो स्थिति है, भारत ने पिछले दशकों में जो आर्थिक विकास किया है, उस आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक संगठन है उनमें भूमिका, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनमें भूमिका उभर कर जो सामने आई है, मजबूत नेतृत्व के कारण जो उभर कर सामने आई है। तो भारत अब न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। तो राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है या उसमें जो परिवर्तन आया है, तो वर्तमान में वह पूर्व की राजनीति की जहां विशेषताओं को समाहित करता है, वहीं पर उसमें समय के साथ साथ जो परिवर्तन हुआ है उसका भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जो कि स्वतंत्रता के पश्चात से जो योजनाएं चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो संविधान में प्रावधान है उनका क्रियान्वयन किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति में या संदर्भों में जो परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों का प्रभाव भी भारतीय राजनीति के ऊपर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, वो जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से उन संदर्भों को दृष्टिगत रखते हुए जब बनाए जा रहे हैं तो उसका प्रभाव भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर भी देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से भारत में इन नीतियों के परिणाम स्वरूप लोगों का जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, उसी के परिणाम स्वरूप उनकी सहभागिता भी बढ़ रही है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो है वो एक अब प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रही है, जहां पर पिछली सदी में जाति, धर्म, चुनाव के प्रमुख आधार होते थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनका प्रभाव कम होता जा रहा है और उसके स्थान पर अब विकास पर बल दिया जा रहा है। वर्तमान में जो राज्य में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इससे पूर्व में जो राज्यों में चुनाव हुए हैं, केंद्र स्तर पर जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में जो अब मुद्दा है वो जाति और धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना विकास की बात है, रोजगार की बात है, लोगों को सुविधाएं प्रदान करने की बात है। अर्थात अब ये जो जनता की जागरूकता है, उस जागरूकता का प्रभाव भी भारतीय राजनीति के स्वरूप को प्रभावित कर रहा है और वह प्रभावित हो रही है। इसी के परिणाम स्वरूप, लोगों की सहभागिता के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि किस प्रकार से वो परिवर्तन लेकर आए हैं। और अब चुनाव में बात होती है आर्थिक मुद्दों की, बात होती है आर्थिक विकास की, बात होती है विकास के कार्यक्रमों की, बात होती है लोगों की सहभागिता की। तो जो इस प्रकार की व्यवस्था है जो उभर कर सामने आ रही है, उसने भारतीय राजनीति में परिवर्तन लाया है, उसके स्वरूप को परिवर्तित किया है और उसका जो स्वरूप का परिवर्तन है उसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो यह व्यवस्था है उसमें उन संदर्भों में नीति निर्माण में परिवर्तन है, राजनीतिक दलों के मध्य में परिवर्तन है और इसी के साथ साथ जो व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।